जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एसएसटी, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप ये लेक्चर सेकंड है, जिसमें हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं उत्तर भारत का हिमालय। ठीक, उत्तर भारत के हिमालय के साथ साथ भारत में जितने भी पहाड़, पर्वत, चोटियां, सब कुछ जो है एक ही वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब उसी के आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि भारत में अब जो हम लोगों को पढ़ना है उत्तर भारत का मैदान। उससे पहले थोड़ा सा हिमालय में और देखते हैं। हिमालय में अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हिमालय के इन 4 भागों को पढ़ा है। ठीक, इधर काराकोरम और इधर जो ये सारी श्रेणियां थी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और इधर ट्रांस हिमालय, इस श्रेणी को पढ़ा है हम लोगों ने। उसके बाद में फिर हम हिमालय का एक पार्ट ये ट्रांस हिमालय, हिमालय के उस पार वाला हिमालय, ट्रांस हिमालय को पढ़ा। उसके बाद फिर ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, इस हिमालय को पढ़ा। उसके बाद में फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय पढ़ा गया। उसके बाद में फिर लास्ट में शिवलिक, यानी भारत में कहें या भारत के बाद ये पड़ोसी देशों के साथ भी है, जैसे नेपाल हो गया, इधर भूटान हो गया, चाइना हो गया। तो यानी उत्तर भारत के 4 हिमालय को यहाँ पर कंप्लीट पढ़ा गया है, जिसमें हिमालय का जो विभाजन हम लोगों ने 4 हिमालय को विभाजन किया, ये विभाजन था प्राकृतिक स्तर पर। ठीक, जैसे जैसे हिमालय बना वैसे वैसे हमने इसका अध्ययन किया, क्योंकि जब भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत ने धक्का लगाया तो इधर ट्रांस हिमालय पहले से था, तो ग्रेट हिमालय का यानी इसका निर्माण हुआ। फिर धक्का लगा तो मध्य हिमालय बना, एक और धक्का लगा तो शिवलिक श्रेणी यानी इस पूरे हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक, तो इसके लिए हम लोगों ने इनको ऐसे इसका अध्ययन किया। ठीक, लेकिन अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिमालय का प्रादेशिक अध्ययन, क्योंकि अब हम लोगों ने इसके पहले जो अध्ययन किया था हिमालय की ट्रांस हिमालय जो यहाँ लद्दाख से लेकर और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, यानी ग्रेट हिमालय को यहाँ से लेकर लद्दाख, शिमला से लेकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक इसका अध्ययन किया। तो यहाँ की जलवायु में और यहाँ की जलवायु में काफी विभिन्नता है। ठीक, तो जो यहाँ की जलवायु को केवल एक श्रेणी में पढ़े थे, उसके बाद में अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रादेशिक स्तर पर इसको 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक, इधर पढ़ेंगे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, यानी इसको अब हम लोगों को पढ़ना है प्रादेशिक विभाजन। ठीक, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक, प्रादेशिक विभाजन को देखते हैं। तो प्रादेशिक विभाजन को अगर ऐसे समझें कि इसको प्रादेशिक स्तर पर इसका विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है इन 4 श्रेणियों के समान यहाँ पर देखा गया है। ठीक, इसका अध्ययन यहाँ की जलवायु को, यहाँ की उच्चावच को, यहाँ की मिट्टी को, इन 4 श्रेणियों में इसका अध्ययन किया गया है। ठीक, फिर यहाँ की जलवायु और यहाँ की जो भौगोलिक उच्चावच है इन 4 श्रेणियों में देखा गया है। ठीक, ऐसे करके इधर भी देखा गया है। ठीक, अभी पहले हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था 4 हिमालय को। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको काट काट के। ठीक, फॉर एग्जांपल के तौर पे केक आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, केक कई खंडों में आता है। ठीक, तो उसका पहला खंड मान लो ये है ट्रांस हिमालय, दूसरा खंड मान लो ये है ग्रेट हिमालय, यानी दूसरा वाला केक के ऊपर मलाई लगा होता है। ठीक, तो उसको लेयर में जैसे रखते हैं उसी प्रकार से इस हिमालय भी हमारा उसी प्रकार से है। ठीक, अभी जैसे मान लो केक किसी को देना है, अगर केक किसी को खिलाना है तो ऊपर वाला ऐसे भाग के अगर दे देंगे काट के तो क्या होगा, बढ़िया मलाई वाला पूरा पाएगा, एकदम फर्स्ट क्लास मजा आ जाएगा। लेकिन अगर उसको सेकंड वाला पार्ट देंगे तो उसको थोड़ा सा कम मजा आएगा, लेकिन मजा आएगा। वो खाली मलाई वाला वो खाएगा, कुछ जान नहीं पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा अंदर जाते जाते। सेकंड वाला पाएगा उसको थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि उसमें ऊपर वाला और नीचे वाला मिक्स होगा। लेकिन जब तीसरा वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें बिल्कुल सूखा ब्रेड की तरह रहेगा। उसको केक खिलाएंगे तो एकदम बताएगा पता नहीं क्या खिला दिए हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से जिसका अध्ययन हम लोगों को करना है, इसी प्रकार से इसको काट काट के अध्ययन करना है। ठीक, एकदम
एग्जाम्पल भी केक वाला है कि जैसे केक 4 लेयर में आता है तो ऊपर 4 लेयर जोड़ के उसको जब खाना होता है तो 4 लेयर में उसको ऐसे काट के खाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब इसको अध्ययन करना है तो इसको काट काट के अध्ययन करना है। ठीक इस प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? तो इसके एक भूगोलवेत्ता थे सिडनी बुराड़ महोदय ने इस हिमालय के प्रादेशिक विभाजन किया था। सिडनी बुराड़ महोदय ने हिमालय को प्रादेशिक स्तर पर 4 भागों में इसको बांटा। ठीक कहां कहां से बांटा? यहाँ से एक सिंधु नदी निकलती है। जब नदी पढ़ाएंगे अफवाह तंत्र तो उसमें नदियों को पढ़ेंगे, वो भी मैप पे। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक सिंधु नदी। ठीक और सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, यानी 5 उसकी सहायक नदियां हैं जो ऐसे जाती है और इधर कराची होते हुए अरब सागर में आगे गिरती है। ठीक यहाँ मानसरोवर से निकलती है और फिर भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद में फिर ये पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान जाने के बाद फिर इधर कराची एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, उधर कराची एक शहर भी है और यहीं पर से ऐसे होते हुए कराची होते हुए इधर आके अरब सागर में गिरती है। ठीक सिंधु नदी, तो इसका विभाजन इसको पंजाब हिमालय कहा गया। ठीक सिंधु नदी से लेकर और इसकी एक सहायक नदी है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सतलज नदी। ठीक तो सिंधु से सतलज के बीच वाले क्षेत्र को बोला गया ये है पंजाब हिमालय। ठीक सिंधु से सतलज वाले क्षेत्र के, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच वाले क्षेत्र को बोला गया पंजाब हिमालय। ठीक उसके बाद में फिर सतलज नदी से लेकर काली नदी, यानी यहाँ सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच के क्षेत्र को बोला गया कुमायूं हिमालय। ठीक फिर यहाँ काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच वाले क्षेत्र को बोला गया नेपाल हिमालय। ठीक फिर यहाँ तीस्ता नदी से लेकर यहाँ पर एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, दिहांग। ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है दिहांग। तो यहाँ तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को बोला गया असम हिमालय। ठीक इसको हम इधर लिख देते हैं, सिंधु नदी से, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? यह है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय। फिर सतलज नदी से कहां तक? सतलज नदी से कहां तक जाएंगे? काली नदी तक। याद करो जब हम यहाँ पर एक भारत और नेपाल की सीमा पढ़ा रहे थे तो उसमें कहे थे कि भारत और नेपाल की सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? तो काली नदी। तो ये भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा भी ये नदी बनाती है। तो सतलज से काली के बीच में कौन सा हिमालय है? ये है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। उसके बाद में फिर अगला देखते हैं काली नदी से, काली नदी से कहां तक? काली से तीस्ता, काली से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक उसके बाद में फिर तीस्ता नदी से दिहांग नदी, यानी तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच में तीस्ता से दिहांग, दिहांग नदी के बीच को क्या बोलते हैं? असम हिमालय। ठीक तो ये थे हिमालय के प्रादेशिक विभाजन। ठीक एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय, सतलज नदी से काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमायूं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय, फिर तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका प्रादेशिक विभाजन है। ठीक प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? तो सिडनी बुराड़ महोदय ने। ठीक अब ये प्रादेशिक विभाजन हो गया। अब हम देखते हैं जो अगला टॉपिक हमारा है कि हिमालय का भौगोलिक महत्व। हिमालय का भौगोलिक महत्व देखते हैं, इसको फिर मिटाते हैं और आगे चलते हैं। हिमालय का भौगोलिक महत्व, हिमालय का भौगोलिक महत्व देखते हैं।
हिमालय का भौगोलिक महत्व। अच्छा, हिमालय का भौगोलिक महत्व क्या क्या है? अगर हिमालय है तो इसका महत्व क्या है भारत में, या फिर भारत के लिए ये एक प्रकार से वरदान है। प्रकृति ने हमें एक वरदान के रूप में हिमालय दिया है। अगर सोचो हिमालय ना होता तो क्या होता, ठीक, सोचो जरा कि अगर हिमालय ना होता तो फिर क्या होता। हिमालय ना होता तो सबसे पहले तो ये हिमालय में जो भौगोलिक महत्व है इसका एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पर्यटन, ठीक, पर्यटन। पर्यटन के लिए ये पर्यटन की दृष्टि से हिमालय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग हिमालय में घूमने जाते हैं। ये भारतीयों के साथ साथ विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं, जिसमें हिमालय में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में चिराग शरीफ हो गया, अमरनाथ हो गया, ठीक। उसके बाद में फिर उत्तराखंड में बद्रीनाथ और हिमालय में ही कैलाशनाथ, ऐसे बहुत सारे जो तीर्थ स्थल हैं जो हिमालय में स्थित हैं, जिसमें भारत में बहुत सारा विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होता है। इस पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारे लोग भारतीय लोग भी बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, ठीक। तो इसका भौगोलिक महत्व तो ये हो गया कि ये पर्यटन को बढ़ावा देता है, ठीक, पर्यटन में मददगार है। उसके बाद में फिर जो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दूसरा महत्व क्या हो सकता है? ठंडी हवाओं से बचाता है। ठंडी हवाओं से कैसे बचाता है ये हमें? देखो इधर हिमालय है, ठीक, हिमालय एक दीवार के रूप में इधर खड़ा है, ठीक, और इधर पश्चिम से आने वाली में, पश्चिम मतलब इधर जो रूस में एक स्थान है साइबेरिया, ठीक, रूस में एक स्थान है साइबेरिया जो दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। -57 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है साइबेरिया का ठंडी के दिनों में। और साइबेरिया हमसे बहुत दूर नहीं है, क्योंकि इधर ठंडी के दिनों में इधर पश्चिमी विक्षोभ का प्रवाह होता है, यानी जो हवाएं चलती हैं वो पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं चलती हैं, और वो हवाएं जो भारत में प्रवेश कर जाती है। अगर हिमालय ना होता तो आज हम लोग जो उष्णकटिबंधीय भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं, अगर हिमालय ना होता तो इधर साइबेरिया, यानी अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो भारत की इस साइड में है एक साइबेरिया, ठीक, रूस बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इधर साइबेरिया है रूस में। तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं भारत में तापमान को बहुत कम कर देती हैं, ठीक। यहाँ ठंडी बहुत ज्यादा होती, गर्मी बिल्कुल ना होती, ठीक। तो हिमालय जो है हमें एक भौगोलिक महत्व ये देता है कि ये हमें ठंडी हवाओं से बचाता है। गर्मी में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी होती, और ठंडी में तो यहाँ पर शायद बर्फ जमते, बहुत ज्यादा ठंडी होती, ठीक। तो हम लोग जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश बने हुए हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश बनने का एक कारण ये है कि हिमालय है, हिमालय हमारी रक्षा करता है, तो ठंडी हवाओं से हमें बचाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमें विदेशी शत्रुओं से भी बचाता है, विदेशी शत्रु से बचाता है। अच्छा, आज जो युग चल रहा है 21वीं सदी, इस 21वीं सदी में आज तो नहीं कह सकते कि हमें बचाता है, क्योंकि आज जो ब्रह्मोस का जमाना है, बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं जिसको विश्व में किसी एक कोने से पूरी दुनिया में निशाना लगाया जा सकता है। तो आज तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठंडी हवाओं से बचाता है, पर्यटन में मददगार है, ठीक। लेकिन आज से 50-60 साल पहले अगर देखें तो ये जब आधुनिक युग नहीं था, यानी इतनी ज्यादा आधुनिक हथियार नहीं थे, तो ये हमें विदेशी शत्रुओं से बचाना था हिमालय, ठीक। जैसे अगर देखेंगे तो सल्तनत काल में अगर देखें इतिहास में मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत में जितने भी भारत में आक्रमण हुए हैं वो इधर से नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग इधर अफगानिस्तान से होके आते थे, और इधर जो है
अरब सागर से आ जाते थे, यानी ज्यादातर यूरोपीय लोग जो आए हैं वो भी इधर अफगानिस्तान होते हुए आए हैं। जितनी भी विदेशी शक्तियां थी वो सब जो मध्य एशिया से आती थी वो सारी की सारी इधर से आती थी। इधर से कोई आक्रमण नहीं हो पाया है, ठीक। और इसी के साथ जो एक ऐसा दौर था मध्यकालीन में 1398 के आसपास, जिसमें जो मंगोल का आक्रमण बहुत ज्यादा फेमस था। अगर इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में एक मंगोल का आक्रमण जो है बहुत पूरी दुनिया कांपती थी, जिससे जिस शहर में वो जाते थे वो शहर 100 साल पीछे हो जाता था। वो केवल मारते काटते हुए आगे बढ़ते थे, ना देखते थे बच्चे बूढ़े किसी को भी नहीं। सबको उनका उद्देश्य केवल यही था कि मारो काटो, उनसे कोई मतलब नहीं था। पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकले थे मंगोल। लेकिन वो मंगोल जो पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे, वो भारत में कभी नहीं आ पाए। उसका कारण ये था कि इधर से जो हमारे यहाँ जो राजा थे वो लोग इधर से तो एक प्राकृतिक सीमा ही पा गए। इधर से तो कोई भी नहीं आ सकता था। इतने बड़े बड़े पहाड़ को ऐसे कल्पना करना, जो कल्पना केवल बहुत छोटा कर सकते हैं। अगर पहाड़ को कभी देखें तो उसकी ऊंचाई का कल्पना कर सकते हैं कि पहाड़ कितना भारी होता है। समुद्र और पहाड़ ये केवल ऐसे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। समुद्र भी और पहाड़ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक। तो इधर से तो कोई आ नहीं सकता था, और इधर से आने के लिए यहाँ पर सेना होती थी। और यहाँ ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक। अभी जैसे हम लोग किसी ऊंचे क्षेत्र पे बैठ जाएं और नीचे से कोई व्यक्ति आए तो उसको बहुत आसानी से निशाना लगाया जा सकता था। भले ही पहले हमारे पास स्नाइपर या ब्रह्मोस नहीं था, लेकिन हमारे पास पहले ऐसे तीर और ऐसे उस समय के लेटेस्ट हथियार थे कि ऊपर से निशाना लगाया जा सकता था। एक बड़ा सा पत्थर ही ढकेल दिया जाता था ऊपर से, ठीक, क्योंकि ऊपर वाला तो आराम से बैठ के निशाना लगाया यहाँ से, तो इधर से कोई नहीं आ सका। जिस मंगोल के खौफ से पूरी दुनिया डरती थी, भारत में वो मंगोल भारत को जीतने के लिए बहुत प्रयास किए, अथाह प्रयास किए, लेकिन भारत में वो कभी घुस नहीं पाए, ठीक। तो हिमालय हमको विदेशी शत्रुओं से बचाता है। और अच्छी उसके बाद में अगला है अच्छी गुणवत्ता की चारागाह प्रदान करता है। अच्छी गुणवत्ता की चारागाह भी जो हमें प्रदान करता है। जैसे इधर जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चारागाह हैं, जिसको जो मर्ग बोलते हैं, ठीक, सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये जम्मू कश्मीर में दो नाम बहुत फेमस है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग ये जम्मू कश्मीर के दो बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हैं। और जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिमालय के जितने भी जो निचला क्षेत्र है वो एक घास का बहुत बड़ा बड़ा मैदान है, जिसमें बहुत सारी जैव विविधता भी पाई जाती है, ठीक। उसके बाद में अगला पॉइंट है इसका, ये सदावाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, यानी स्रोत है। सदावाहिनी नदियों का स्रोत, सदावाहिनी नदियों का स्रोत, सदावाहिनी नदियों का स्रोत भी है ये, क्योंकि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो साल भर बहती हैं। ये नदियां कभी सूखती नहीं हैं। प्रायद्वीप भारत की नदियां सूख जाती हैं गर्मी के दिनों में, लेकिन जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो साल भर नहीं सूखती हैं। इसमें से हमेशा पानी बहता रहता है। उसका कारण ये है कि ठंडी के दिनों में इतना बर्फ जम जाता है कि पूरे गर्मी में ये बर्फ हल्का हल्का पिघल के बहती रहते हैं, ठीक। पूरे साल यहाँ की नदियां, जो ये नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां, ये कभी सूखती नहीं है, सदा वाहिनी यानी ये बहती रहती हैं हमेशा, ठीक। उसके बाद में फिर अगला पॉइंट देखते हैं, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। अच्छा, जहां पर जल ज्यादा होगा यानी जहां की नदियां हमेशा बहती रहेंगी, वहां पर केवल एक बांध बनाओ, क्योंकि यहाँ पर बांध बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर बांध बनाना बहुत, समझो हमारा बहुत सारा पैसा बच जाएगा अगर बांध यहाँ बनाएंगे, यहाँ की अपेक्षा यहाँ बांध बनाएंगे तो इसके चारों ओर बांध बनाना पड़ेगा, ठीक। और वो भी बांध बहुत मोटा होता है और बहुत ऊंचा होता है, ठीक, और बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है। लेकिन अगर यहाँ बांध बनाना है तो एक पहाड़ इधर है, एक इधर है, इधर के ओर बंद कर दो, इधर बंद कर दो, और जितना बड़ा क्षेत्र चाहो
आराम से इसको कवर कर लो और पानी यहाँ हमेशा साल भर भरा रहेगा। बस काम क्या करना है कि यहाँ वाला जो ये वाला सिरा बंद कर दो, ये सिरा बंद कर दो और यहाँ से बहुत सारा ढेर सारा नहर निकाल दो। नहर निकालने के बाद यहाँ पर टरबाइन लगा दो, ढेर सारा यहाँ पर आराम से बिजली बहुत ज्यादा मात्रा में बना सकते हैं बहुत कम लागत पे। ठीक, तो ये थे हिमालय के जो भौगोलिक महत्व, जो पर्यटन में महत्वपूर्ण है। ठंडी हवाओं से हमें बचाता है, ठीक, विदेशी शत्रुओं से हमें बचाता है, अच्छी गुणवत्ता की चारागाह प्रदान करता है, सदाबहार नदियों का स्रोत है और जल विद्युत शक्ति के उत्पादन ये ज्यादा करता है। ठीक, तो ये था हिमालय। जो हिमालय उस पहले लेक्चर में बच गया था थोड़ा बहुत, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे उत्तर भारत के मैदान की ओर। ठीक, उत्तर भारत के मैदान की ओर। अब इसको मिटाते हैं, उत्तर भारत के मैदान की ओर। चलो जल्दी नोट करो, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया, मिटाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उत्तर भारत के मैदान की ओर। ठीक, उत्तर भारत के मैदान की ओर। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान की ओर चलते हैं आगे। तो उत्तर भारत का मैदान, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जस्ट इसलिए प्रादेशिक विभाजन इसीलिए आज बढ़ाए हैं उत्तर भारत के मैदान के साथ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर जैसे मान लो पहाड़ है, ठीक, तो पहाड़ के नीचे जब पहाड़ से नदियां आती हैं, तो जब पहाड़ से नदियां उतरेंगी तो ये बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़ देती हैं नदियां, क्योंकि ये नदियां युवावस्था में होती हैं। और जब नदियां युवावस्था में होती हैं तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों को ये तोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। ठीक, यहाँ से पत्थर तोड़ा, फिर लाके इधर पटक दिया। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र जो बच गया, रेड वाला किधर है, जो ये वाला क्षेत्र बच गया, ये जैसे यहां से नदियां निकली तो नदियां जब यहां से आती हैं तो इस वाले क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र, ठीक, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर यहाँ से तोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। जब यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आके आ जाएंगे तो यहाँ पर नदियां दिखाई नहीं देती हैं, बल्कि पत्थरों के बीच से पानी निकल जाता है। ठीक, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं भावर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भावर प्रदेश। इस भावर प्रदेश में नदियां विलुप्त नहीं होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। लुप्त और विलुप्त में अंतर है। नदियां यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं नदियां? लुप्त। नदियां यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं, मतलब नदियां दिखाई नहीं देती लेकिन रहती हैं पहाड़ों, बड़े बड़े पत्थरों के बीच से। जैसे फिल्मों में देखा भी होगा कि बहुत ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, उससे बीच से पानी ऐसे ऐसे निकलता चला जाता है। ठीक, तो नदियां यहाँ पर, नदियों की गहराई भी कम होती है और पानी जो है बहुत बड़े क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा क्षेत्र होता है, इस पूरे क्षेत्र से पानी बहता है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक क्रमबद्ध श्रृंखला में बहेंगी तो गहरी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर गहरी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर श्रृंखला में बहती है। ठीक, पूरा का पूरा क्षेत्र लेके पहाड़ों के बीच से। ठीक, तो इसको बोलते हैं भावर प्रदेश, जहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती, नदियां लुप्त हो जाती हैं। ठीक, उसके बाद में फिर अचानक से नदियां निकलती हैं। अचानक से नदियां निकलती हैं तो इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं तराई क्षेत्र। ठीक, उसके बाद में इस वाले क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? तराई क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं तराई क्षेत्र। नदियां पहली बार किस स्थान पर दिखाई देती हैं? तो नदियां पहली बार तराई क्षेत्र में दिखाई देती हैं। ठीक, नदियां यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से पूछेगा, नदियां कहाँ पर लुप्त हो जाती हैं? तो भावर प्रदेश में। नदियां कहाँ पर पहली बार दिखाई देती हैं? तो तराई क्षेत्र में। ठीक, ये कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र। नदियां सबसे पहले दिखाई देती हैं तराई क्षेत्र। ये कई बार बड़े एग्जामों में भी पूछा है ये क्वेश्चन कि नदियां सबसे पहले कहां पर दृष्टि गोचर होती हैं। केवल एक
शब्द का जो है यहाँ पर खेल है। यूपी पीसीएस में पूछा था ये कि नदियां कहाँ पर सबसे पहले दृष्टिगोचर होती हैं। दृष्टिगोचर का मतलब होता है कहाँ पर दिखाई देती हैं, तराई क्षेत्र में। ठीक, नदियां सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देती हैं, तराई क्षेत्र में। नदियां कहाँ पर लुप्त हो जाती हैं, भावर प्रदेश में। उसके बाद में फिर अगला है, अब ये हो गया भावर प्रदेश, ये हो गया तराई प्रदेश यानी तराई क्षेत्र। उसके बाद में फिर जो अगला है वो है खादर प्रदेश। कौन सा? खादर प्रदेश। अब ये हम केवल यहाँ बना रहे हैं, इसका मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक, ये इतना ही मत समझना कि ये इतना उत्तर भारत का मैदान है। ये यहाँ से लेकर यहाँ से ये पूरा है। ठीक, इधर। अब हम यहाँ पर इसको नहीं ऐसे बना रहे हैं, बना ही दे, नहीं तो तुम लोग पढ़ने बैठते हो तो आधा सोए रहते हो। उसके बाद में इस वाले क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? खादर क्षेत्र। ठीक, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं खादर क्षेत्र। अच्छा, यहाँ पर बाढ़ आता है। ठीक, बाढ़ यहाँ पर आता है, कहाँ पर? खादर क्षेत्र में। इधर तराई क्षेत्र में बाढ़ आता है, क्योंकि नदियां यहाँ पर निकलेंगी तो बाढ़ आएगा। लेकिन ये आता है उसके बाद में खादर प्रदेश यानी खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र को देखते हैं, ये है खादर, खादर क्षेत्र या खादर प्रदेश। तो खादर प्रदेश में के बाढ़ नहीं आता बल्कि बाढ़ का पानी आता है। बाढ़ कहाँ पर आता है? तराई क्षेत्र में। और बाढ़ का पानी कहाँ पर आता है? खादर क्षेत्र में। अच्छा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कहां पर बाढ़ का पानी पहुंचता है। कई बार पूछा भी है, 9th में भी पूछा है कि बाढ़ का पानी किस क्षेत्र में पहुंचता है। तो बाढ़ का पानी पहुंचता है खादर क्षेत्र में। ठीक, खादर प्रदेश में। बाढ़ कहां पर आता है? तराई क्षेत्र में। ठीक, बाढ़ का पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कृषि के लिए। अगर बाढ़ का पानी का मतलब है जहां पर जो कमर से नीचे पानी रहे। ठीक, जो हमारे घुटने तक का पानी भर जाए या ज्यादा से ज्यादा कमर तक पानी भरा रहे, उसके बाद में फिर खत्म हो जाए। लेकिन बाढ़ जहां पर आता है वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। ठीक, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो उसको बाढ़ बोलते हैं। तो इस खादर वाले क्षेत्र में केवल बाढ़ का पानी आता है, घुटने तक पानी आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कृषि के क्षेत्र से। अभी देखो, इस वाले क्षेत्र से जितने भी हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी जमीन के पोषक तत्व हैं वो सब के सब बहा के काट के नदियां लेकर आती है। लेकर आके यहाँ खादर वाले क्षेत्र में आराम से यहाँ पर छोड़ देगा। सारा का सारा पोषक तत्व तो यहाँ पर जमीन में पानी में बैठ जाएगा। यहाँ पर ये कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि सारा का सारा मिनरल्स, खाद, पानी सब तो सब बहा के लाता है, यहाँ पे छोड़ देता है। यहाँ पर कृषि बहुत अच्छी होती है। ठीक, और आप लोगों के भी देखते होंगे आसपास पड़ोस में अगर कोई नदी है और नदी का पानी अगर खेत में लग जाता है या कोई तालाब का पानी खेत में लग जाता है तो वहां पर कृषि बहुत बढ़िया होती है। ठीक, तो ये जो है ये कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यानी बढ़िया क्षेत्र माना गया है। उसके बाद में अगला है बांगर प्रदेश। कौन सा? बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं बांगर प्रदेश। ये होती है नई मिट्टी, ये होती है नई मिट्टी। ठीक, ये खादर वाले क्षेत्र को बोलते हैं नई मिट्टी, बांगर वाले क्षेत्र को बोलते हैं ये है बांगर प्रदेश। कौन सा? बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश, यहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। ठीक, वह स्थान जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है बांगर प्रदेश कहलाता है। और बांगर प्रदेश में यहाँ पर पुरानी मिट्टी होती है, इसको नई मिट्टी, क्योंकि हर साल नई नई मिट्टी लाती है नदी अपने साथ। तो यहाँ पर इसलिए इस खादर वाले क्षेत्र को नई मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नई मिट्टी पाई जाती है। ठीक, बांगर प्रदेश में बाढ़ का पानी नहीं आता तो मिट्टी भी नहीं आती है। तो बांगर प्रदेश में मिट्टी नहीं होती, नई मिट्टी नहीं आता है। ठीक, तो इसको पुरानी मिट्टी भी लिख सकते हैं, पुरानी मिट्टी। ठीक, अब ये हो गया सबसे पहले भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र, फिर दूसरा है तराई क्षेत्र, तीसरा है खादर क्षेत्र,
और चौथा है बांगर क्षेत्र। नोट्स में ऐसे लिखा जाता है, ठीक। पूरा केवल समझ लो एक बार, फिर उसके बाद में आराम से लिखो। जो बांगर क्षेत्र होगा यहाँ पर क्या होगा, नदियां लुप्त होंगी, यानी नदी, ऐसे शॉर्टकट में लिखो, नदी लुप्त, ठीक। तराई क्षेत्र में नदियां दिखती हैं। नदी क्या होती है, दृष्टि गोचर होती है, मतलब नदियां दिखती हैं पहली बार, ठीक। यहाँ पर नदियां पहली बार दिखती हैं। बांगर क्षेत्र में, इधर खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी आता है। क्या आता है, बाढ़ का पानी आता है, और यानी नई मिट्टी होती है, ब्रैकेट में लिख लो नई मिट्टी। और ये बांगर प्रदेश जो है, बांगर क्षेत्र, ये बाढ़ का पानी नहीं आता है, ये होता है पुरानी मिट्टी, ठीक। अब ये हो गया उत्तर भारत के, जो उत्तर भारत का मैदान है, उन मैदानों को 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदान में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 4, ठीक। उन उत्तर भारत के ये जो मैदान है, इसको 4 भागों में बांट के इसका अध्ययन करते हैं, ठीक। भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, ठीक। इसको प्रदेश भी बोल सकते हैं, ठीक। भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश, ठीक। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, जब बहुत बड़ा क्षेत्र होता है तो उसको प्रदेश के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। अब इस उत्तर भारत मैदान की थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, इसका विस्तार इधर सिंधु नदी से लेकर इधर गंगा नदी से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, 3 नदियों द्वारा मिलकर बना 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये उत्तर भारत का मैदान अपनी जो विविधता के लिए, यानी जो यहाँ पर सबसे ज्यादा अपनी विविधता के लिए फेमस है। और यहाँ पर इस मैदान में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अगर भारत में देखें तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी प्रदेश में पाई जाएंगी। मिट्टी समतल है, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है, ठीक। यहाँ पर सदाबहार नदियां मिलती हैं, ठीक, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, ठीक। ये ज्योग्राफिकल रूप से रहने के लिए ये क्षेत्र सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक। इस क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा रहती है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको हम लोग 3 भागों में बांट के इसका अध्ययन करते हैं, ठीक। इसका अध्ययन भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। एक हो गया पंजाब का मैदान, फिर गंगा नदी का मैदान, यानी गंगा नदी का मैदान, और फिर इधर ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, ठीक। इन तीनों में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पंजाब यानी सिंधु नदी का मैदान, पंजाब का मैदान। पंजाब के मैदान का निर्माण सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, उन 5 सहायक नदियों के बीच के क्षेत्र, यानी जो 5 दोआब क्षेत्र बचता है, उन दोआब किसे कहते हैं, ये तुम लोगों को कमेंट में बताना है कि दोआब किसे कहते हैं। तो सब लोगों को कमेंट करना है और दोआब सभी को बताना है, ठीक है, कि दोआब किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर जिस मैदान का निर्माण करती है उसे पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 150 से यानी 150 मीटर से 200 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है, ठीक। इसको देख लो, सिंधु नदी जो हम बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुनो। पंजाब के मैदान का जो निर्माण करती है ये सिंधु नदी, और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों द्वारा मिलकर बना मैदान पंजाब के मैदान कहते हैं इसे। इसकी औसत ऊंचाई है समुद्र तल से 150 मीटर से 200 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक। उसके बाद में फिर गंगा नदी का मैदान देखते हैं। तो गंगा नदी के मैदान, इसका जो क्षेत्रफल है ये 1400 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी कितनी है, 1400 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है, गंगा नदी का मैदान। दूसरा है गंगा नदी का मैदान। गंगा नदी का मैदान, इसका जो यहां से यहां तक की लंबाई कितना है, यानी ये 1400 किलोमीटर लंबा है, और चौड़ा कितना है ये 300 किलोमीटर
300 किलोमीटर ये चौड़ा है। ठीक, ये बस इसके बारे में। और फिर लगभग ये इसमें ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो पूछता है यहाँ से पूछता है। ये जो इसमें थोड़ा बहुत कहानी के तौर पर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेनली इसमें फैक्ट है वो ये है। ठीक, कि भावर क्षेत्र किसे कहते हैं, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं, खादर क्षेत्र क्या है, बांगर क्षेत्र क्या है। ठीक, उसके बाद में गंगा की भी सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा की बहुत ढेर सारी सहायक नदियां हैं। यमुना इसकी सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई गंगा की। उसके बाद में फिर इधर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, ब्रह्मपुत्र के मैदान को, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, इसमें 650 किलोमीटर लंबा है। ये यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर लंबा है और ये 100 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक, कितना चौड़ा है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चौड़ा और 100 किलोमीटर चौड़ा है, 650 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। ये ब्रह्मपुत्र के और उसकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, जिसमें मुख्य सहायक नदियां हो गई, इसमें दिहांग अभी एक नदी बताए ही हैं, दिहांग हो गया और माजुली हो गया। ऐसे बहुत सारी इसमें छोटी छोटी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। उन सहायक नदियों द्वारा इस वाले क्षेत्र के यानी इस मैदान का निर्माण करते हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक, इधर गंगा नदी और गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसे गंगा नदी का मैदान कहते हैं। ठीक, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जिसका निर्माण होता है उसे सिंधु यानी पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इतना समझिए। आज के लिए इतना काफी है। फिर जो है अब जो हमारा टॉपिक होगा वो छोटा होगा, क्योंकि अब जो बचा है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, फिर जो है द्वीप बचे हैं, समुद्र तटीय मैदान बचे हैं, सब छोटा छोटा टॉपिक है। ठीक, तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और नोट्स साथ साथ जरूर बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में यही नोट्स काम आएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।